नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपका एनएसओ का जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब देखिए एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है, उसमें क्या कहा गया है, सी पो रे, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया है, बुक इज थिक। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि सी का मतलब बुक है, पो का मतलब इज है और रे का मतलब थिक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको दूसरे से इसको कंपेयर करना है। सेकंड में कहा गया टी मार रे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो रे जो है ये कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, बैग इज हेवी में, ठीक है। तो इसमें इज जो है वो कॉमन है, इसका मतलब रे का मतलब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इसके बाद आइए देखिए इसमें कहा गया का और सी, के और सी है। अब का और सी में देखिए क्या कहा गया, इंटरेस्टिंग बुक कहा गया है, ठीक है। मतलब का और सी का मतलब इंटरेस्टिंग बुक, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी यहाँ पर भी था, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग बुक और बुक इज थिक में कॉमन क्या है, बुक। इसका मतलब सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी का मतलब है बुक, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आइए, थर्ड में देखिए डेती कहा गया और यहाँ दैट बैग कहा गया है। अब देखिए दैट और कहाँ लिखा गया है, तो बैग यहाँ देखिए लिखा गया है, ठीक है। तो टी मारे और यहाँ पर बोला है दे टी, मतलब टी जो है वो क्या है, टी हो जाएगा बैग, ठीक है। तो टी का मतलब क्या है, बैग है। अब इसमें क्योंकि दो ही टर्म्स से, तो टी का मतलब अगर बैग है तो डे का मतलब क्या हो जाएगा, डे का मतलब हो जाएगा दैट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया दैट इज इंटरेस्टिंग, आपको बताना है क्या हो सकता है। तो दैट और इज तो आपको पता ही चल जाएगा, दैट का मतलब है डे और इस का मतलब है रे। तो डे और रे जहां पर हो तो देख ले डे और रे कहां पर है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे आपको क्या कर देना है, दो देख के अगर आपको ऑप्शन मिल जा रहा है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखिए कहा गया इन द गिवन फिगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स रीजन ऑफ व्हीट, ग्राम, मेज एंड राइस कल्टीवेशन। इसका मतलब रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेक्टेंगल जो है व्हीट रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेज, और ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइस। विच एरिया इज कल्टिवेटेड बाय राइस एंड मेज। पहले देखिए राइस कौन सा था, तो राइस अगर आप देखें लास्ट में है, लास्ट में इसमें क्या है, ट्राइंगल। तो आपको बताना है ट्राइंगल का एरिया। और मेज में देखिए कौन सा दिखाई पड़ रहा है, तो मेज सेकंड लास्ट है, तो ट्राइंगल और सर्कल। तो ट्राइंगल और सर्कल जहां मिल रहे होंगे वही एरिया हमारा आंसर होगा। तो देखिए ट्राइंग जिसमें केवल और केवल ट्राइंगल और सर्कल हो, तो देखिए सर्कल ये पूरा है और ट्राइंगल ये पूरा है, तो केवल जिसमें सर्कल का पोर्शन और ट्राइंगल का पोर्शन हो, और ये आपको दिख रहा है 2 में, तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। तो इस फिगर मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आप जैसे देख सकते हैं पहले में केवल प्लस बना हुआ है, फिर क्रॉस आ गया और उसके बाद क्रॉस में दोनों क्रॉस हटा दिए गए और प्लस में क्या किया गया, दो डॉट्स लगा दिए गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसे क्या कर दिया गया है, चार दो दो डॉट लगा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पहले फिगर था, फिर इसमें देखिए क्रॉस लगाया गया है, फिर क्रॉस हटा के दो डॉट्स लगा दिए गए। इसी यहाँ पे भी यही होगा, पहले फिगर था, क्रॉस लगाया गया, इसका मतलब अब क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो आएगा फिगर वो कैसा आएगा, आपको बता देते हैं, बना के दिखा देते हैं कैसा आएगा, फिर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, इसी तरीके से इन दोनों में भी एक एक आ जाएंगे। तो इसमें अगर देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर भी जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया, द गिवन फिगर शोज द फिनोमेना ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखिए रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट का आपको फिनोमेना दिखाई पड़ रहा होगा, डायग्राम है ये, ठीक है। दो अपोजिट में क्या रख देते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म रख देते हैं, तो वो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट का फिनोमेना हो जाता है। यहाँ से व्हाइट लाइट निकलती है तो यहाँ से व्हाइट लाइट निकल आती है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे भी व्हाइट लाइट है और जो बाहर निकल रही वो भी कैसी है, इमर्जेंट रे भी व्हाइट लाइट है, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, जैसे व्हाइट लाइट दी गई है तो कुछ यहाँ पर नंबर दे दिए गए हैं। नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मेनली कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये समझिए, सबसे ज्यादा नीचे जो जाएगा इसका मतलब सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, और सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर होता है, वायलेट होगा। और सबसे कम डेविएट कौन सा होगा, तो ये VIBGYOR, सबसे कम डेविएट सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला होगा, मतलब रेड होगा। अब ऐसे समझिए ये V है, ये वाला I है, ये B है, ये G है,
ये Y है और ये O है और ये R है। तो आपने देखा जो 3 आ रहा है वो कौन सा है, ये येलो है, ठीक है। इसके बाद 5 देखिए, 5 कौन सा हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 में क्या दिया गया है, तो VIB है, तो ये ब्लू है। और 6 जो है वो कौन सा दिया गया है, 6 में देख लेते हैं, ये सेकंड वाला है, तो इंडिगो है। तो इस तरीके से फिर अब आपसे पूछा गया है 1 2 3 नंबर कौन कौन से होंगे। अब आप 1 2 3 नंबर बता सकते हैं कौन कौन से होंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से अब आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, मेनली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आपसे पूछे गए थे कौन कौन से हैं। तो हमने अब आपको बता दिया था भी, आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर इसमें लग जाएगा, ठीक है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कांस्टेंट करंट ऑफ 3 एम्पियर। देखिए ये जो कॉइल P है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज में इसमें करंट फ्लो हो रही है और कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस कॉइल में, ठीक है। अब पूछा है कि बताइए कि Q में कितनी करंट आएगी, ठीक है, जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो Q में कितनी आएगी। तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि जो Q होगा उसमें कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी। क्यों करंट नहीं होगी इंड्यूस्ड? क्योंकि ये करंट जो है वो सेम है, वो करंट चेंज नहीं हो रही है। करंट जब चेंज होती है या मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है, तभी यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स कटता है और फ्लक्स के कटने से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि करंट सेम रह रही है, कांस्टेंट है, इसलिए कोई फ्लक्स नहीं कटेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा 0। तो Q कॉइल में पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा 0। देख लीजिए क्वेश्चन में भी यही कहा गया था। क्वेश्चन देखिए वही चीज कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल Q ऑन द राइट। तो राइट में जो कॉइल Q रखी थी उसका डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस्ड करंट का। देखिए इंड्यूस्ड करंट क्या है, 0 है। अब जब इंड्यूस्ड करंट 0 है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए 6 क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। अब डायमंड से रिलेटेड बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ट्रू है। पहला दिया गया द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मेटलिक बॉन्ड। तो मेटलिक बॉन्ड तो नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड होती है। इन डायमंड क्रिस्टल द कार्बन एटम्स आर वेरी लूजली पैक्ड। तो ये गलत है, लूजली पैक्ड नहीं होते, ठीक है। थर्ड में कहा गया ईच कार्बन एटम इन द क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम। यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है और 3D स्ट्रक्चर होता है और 4 कार्बन एटम से हर एक कार्बन एटम अटैच होते हैं। ग्रेफाइट में इसी का उल्टा होता है। ग्रेफाइट में अगर आप देखेंगे तो 4 से अटैच नहीं होते, 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं, ठीक है। फोर्थ में देखिए कहा गया डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी लो प्रेशर। नहीं, तो लो प्रेशर टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर टेम्परेचर होगा तो क्या होता है कि प्योर कार्बन को डायमंड में सिंथेसाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं 7th क्वेश्चन में कहा गया स्ट्रिप्स ऑफ मेटल X वर डिप्ड इनटू 2 डिफरेंट सोल्यूशन एज शोन। तो देखिए आपको एक डायग्राम दिखाते हैं और उसमें कहा गया स्ट्रिप है मेटल X की, उसको डिप किया गया है। तो देखिए ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेटल X है और यहाँ पर भी मेटल X है। और एक बार डिप कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में और दूसरी बार डिप कर रहे हैं जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन में। और कहा गया अ ग्रे मेटलिक डिपॉजिट वाज फाउंड ऑन बोथ द स्ट्रिप्स। और दोनों स्ट्रिप में क्या दिखाई पड़ रहा है कि ग्रे कलर की डिपॉजिट यहाँ पर जम रही है, ठीक है। अब पहली चीज तो समझिए कि डिपॉजिट आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और रिएक्शन कब होगी, जब मेटल जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और सॉल्यूशन में जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा रिएक्टिव हो और जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव हो। तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर तो है, लेकिन जिंक से ज्यादा जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर नहीं है, लेड भी नहीं है, Fe भी नहीं है। यहाँ पर Mg जो होगा वो सही होगा, क्योंकि Mg जो है दिस इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एज वेल एज जिंक, ठीक है। ये दोनों सही ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए दोनों केस में क्या होगी, यहाँ पर ग्रे कलर की कोटिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द गिवन डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो आपको देखिए एक डायग्राम दिया गया है और आपको बताना है ये जो स्टेज है ये कौन सी स्टेज है, ठीक है। और साथ ही साथ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इसके बारे में आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए ये जो स्टेज है ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहलाती है और साथ ही साथ जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, यूट्रिन वॉल में होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 9th क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए 9th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा इसमें होगा। पहला देखिए रिएक्शन आपको दी गई है, आयरन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन हुई, आयरन बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो पहली चीज ये समझिए, पहले हम कहा गया पूछा क्या गया है
नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट आपको बताना है। तो Fe2O3 जो है Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो है, ठीक है, इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, Fe2O3 जो है रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड में कहा गया Fe2O3 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखिए CO जो है ये CO2 बन रहा है, मतलब यहाँ पर इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो CO को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, Fe2O3 कर रहा है, इसका मतलब Fe2O3 जो हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब क्योंकि Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो CO क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन CO इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट ये स्टेटमेंट सही है। CO इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू CO2, देखिए ऑक्सीजन क्योंकि बढ़ रहा है यहाँ पर आने में, और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो इसको रिड्यूस नहीं कहेंगे, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ये, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट गलत हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन ग्राफ, अभी आपको एक ग्राफ दिखाएंगे, शोज दैट हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें हार्मोनल चेंजेस किस तरीके के होते हैं वो यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है। व्हाट वुड बी अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस इफ द हार्मोन रिप्रेजेंट बाय ग्राफ Q इज लैकिंग इन एन एडल्ट फीमेल, मतलब क्या कहा गया है कि जो हार्मोन है अगर वो लैक है, मतलब उसकी कमी है, ठीक है, जो ग्राफ Q में रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक एडल्ट फीमेल में, अगर वो कम है तो क्या होने वाला है, क्या कंडीशन होने वाली है, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ दिए गए हैं, तो P दिया गया है, P थोड़ा सा ऊंचा ग्राफ है, इसका मतलब ये है कि हार्मोन का लेवल ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन Q में आप देख सकते हैं हार्मोन का लेवल कम हो गया। अब क्योंकि कम हो गया है तो क्या होने वाला है, मतलब क्या इससे चेंजेस हो सकते हैं कि जो यूट्रिन वॉल, जो यूट्रिन लाइनिंग होती है वो इतनी स्टेबल नहीं होगी जिससे एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो सके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। एम्ब्रियो लाइनिंग उतनी स्टेबल नहीं होगी तो जो मतलब यूट्रिन की लाइनिंग स्टेबल नहीं हो पाएगी जिससे एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होगा, एम्ब्रियो खराब हो जाएगा या टूट जाएगा, ठीक है, या फट जाएगा, ऐसे कह सकते हैं इसको, और कहीं ना कहीं जो मिसकैरेज हो सकता है, तो वो बात यहाँ पर आपको समझनी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपके क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं। पूरी तैयारी करने के लिए आप एमसीक्यू एनसीईआरटी की जो क्लास 10 साइंस की प्लेलिस्ट बनाई गई है उसको फॉलो करना मत भूलिएगा और आपका उससे रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।